अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे से इस्तकबाल है। मैं हूँ फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह से की मुलाकात। हैदराबाद में मूसा नदी तरक्याती प्रोजेक्ट के तहत गांधी सरोवर के लिए दिफाई अराजी अलाट करने की अपील। करीमनगर में वाक़ सिंगल विंडो ऑफिस के रूबरू यूरिया के लिए कतार में खड़ा किसान अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। अस्पताल मुंतकिल करने के बाद इलाज जारी। यूरिया के लिए परेशान है किसान। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन चीफ मिनिस्टर के दबाव में कर रहा है काम। नौजवानों को नौकरियां देने के बजाय करप्शन को बढ़ावा। बीआरएस लीडर आरएस प्रवीण कुमार ने लगाए इल्जाम। गुशामेल के एमएलए राजा सिंह ने एक बार फिर सियासी मंजरनामे में पैदा की हलचल। कहा, एमएलए की पोजीशन से इस्तीफा देने का इरादा नहीं, जो करना चाहते हो करो। हिंद पाक मैच रोकने की अर्जी पर समाज से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। कहा, यह तो एक मैच है, होने दीजिए। और इसराइली हमले ने रगमालियों की रिहाई की तमाम उम्मीदों को ख़त्म कर दिया। कतरी वज़ीर आज़म का दो टोक मौक़िफ़। हेडलाइंस अपने देखिए और पेश खबरों की तफसीलात शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह से मुलाकात की। हैदराबाद में मूसा नदी तरक्याती प्रोजेक्ट के तहत गांधी सरोवर के लिए दिफाई अराजी अलाट करने की अपील की। रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना हुकूमत के मनसूबों से वज़ीर दिफा को वाकिफ़ करवाया। राजनाथ सिंह की सरकारी क़यामगाह पर हुई इस मुलाकात में रेवंत रेड्डी ने कहा कि मूसा और ईसा नदियों के संगम के मुकाम पर गांधी सरोवर प्रोजेक्ट कायम किया जा रहा है। संगम के मुकाम पर गांधी सर्कल ऑफ यूनिटी के नाम से यादगार तामीर होगी। रेवंत रेड्डी ने कहा कि मुजवज़ा प्रोजेक्ट के मुकाम पर मौजूद 98 एकड़ दिफाई अराजी को अगर रियासती हुकूमत को मुंतकिल किया गया तो प्रोजेक्ट की तकमील में आसानी होगी। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने चीफ मिनिस्टर को यकीन दिलाया कि दिफाई अराजी की मुंतकिली के सिलसिले में मुनासिब और मुस्बित कार्रवाई की जाएगी। बीआरएस लीडर आरएस प्रवीण कुमार ने इल्ज़ाम लगाया कि तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन चीफ मिनिस्टर के दबाव में काम कर रहा है। जायदाद और नौकरियों की फराहमी के लिए रिश्वत लेने का भी उन्होंने इल्ज़ाम लगाया और कहा कि बेरोज़गार नौजवानों को नौकरियाँ देने के बजाय हुकूमत करप्शन को बढ़ावा दे रही है। ఈ ప్రశ్నలకు కరెక్ట్గా జవాబు ఇచ్చిన వాళ్ళకి ఎన్ని మార్కులు ఇస్తారు? 100కు 100 మార్కులు ఇస్తారు, అవునా కదా? 100కు 100 మార్కులు ఇస్తారు. కానీ తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ రేవంత్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో నడుస్తున్న ఈ సంస్థ ఆ పేపర్లు దిద్దడం కూడా చేతగాలే. ఇది వాస్తవం. ఎవరికైనా అక్క నవ్వుతా ఉన్నా చూడండి. అంటే ఈ చిన్న చిన్న ప్రశ్నలకు జవాబిచ్చిన పేపర్లను కూడా సరిగ్గా దిద్దలేని దద్దమ్మలు ఇలా రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వంలో ఉన్నారు. నిన్న నేను కేటీఆర్ గారి ఆదేశాల మేరకు దాసోజు శ్రవణ్ గారు మేము కొంతమంది నాయకులం అందరం కూడా తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్కి పోతే ఒక నిరుద్యోగి చెప్తున్నాడు, మీరు వినాలి, ఇది చాలా ముఖ్యమైన విషయం. ఈయన ఒక కాంగ్రెస్ నాయకుడికి ఫోన్ చేసి ఏంది సార్ మా పరిస్థితి అంటే ఆయన అన్నాడంట, చూడయ్యా ట్రాన్స్ఫర్కు 30 లక్షలు నడుస్తున్నది రేటు ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో. షాబాద్ నుంచి పరిగి పోవాలంటే 30 లక్షలు, షాద్ నగర్ నుంచి హైదరాబాద్ రావాలంటే 30 లక్షలు, మహబూబ్ నగర్ నుంచి గాంధీనగర్కు రావాలంటే 30 లక్షలు లంచం ఇస్తేనే ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. నువ్వు ఏకంగా డిప్యూటీ కలెక్టరు డిప్యూటీ ఎస్పీ ఉద్యోగం అడిగితే 30 లక్షలు ఎటు సరిపోతాయి? 3 కోట్లు ఇస్తేనే నీకు ఉద్యోగం ఇస్తా అన్నాడంట. करीमनगर जिला में वाक़ सिंगल विंडो ऑफिस के रूबरू यूरिया के लिए कतार में खड़े किसान अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। किसान रायमलू कतार में खड़ा था कि अचानक गिरकर बेहोश हो गया। इस वाक़े को देखकर दीगर किसानों ने उसे होश में लाने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली, जिसके बाद उसे इलाज के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। यूरिया की महदूद फराहमी की वजह से कई दिनों से किसान कतारों में खड़े रहने पर मजबूर हैं ताकि अपनी फसल के लिए ज़रूरी खाद ले सकें। इस दौरान ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिससे दीगर किसानों में भी फ़िक्र देखी जा रही है। यूरिया की कमी और इसे हासिल करने में पेश आने वाली मुश्किलात ने किसानों की परेशानी को मज़ीद बढ़ा दिया है और उनकी काश्तकारी मुतासर हो रही है। गोशामेल के एमएलए राजा सिंह ने एक बार फिर सियासी मंजरनामा में हलचल पैदा की। उन्होंने वाज़ेह किया कि वो अपनी एमएलए की पोजीशन से इस्तीफा देने का इरादा नहीं रखते और जो कुछ करना है वो मरकज़ी क़यादत करे। राजा सिंह ने कहा कि मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी
को चैलेंज किया कि वो एमएलए के ओहदे से इस्तीफ़ा नहीं देंगे। अगर किशन रेड्डी इस्तीफ़ा देते हैं तो मैं भी तैयार रहूँगा और दोनों मिलकर आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ें, फिर देखना होगा कि कौन जीतता है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि किशन रेड्डी की वजह से तेलंगाना में बीजेपी का नुकसान हुआ और मौजूदा तेलंगाना बीजेपी सदर रामचंद्र राव एक रबर स्टैम्प बने हुए हैं। राजा सिंह ने भी कहा कि गुज़श्ता 3 इलेक्शन में उन्हें गोशामेल के अवाम ने ही कामयाबी दिलाई, पार्टी का कोई ताउन उन्हें हासिल नहीं रहा। నేను చేయను నా గోషామేల ప్రజలు నాకు గెలిపిస్తున్నారు నాకు ఎలక్షన్లో ఇట్లాంటి కూడా సపోర్ట్ చేయలే ఎప్పుడు కూడా ఎలక్షన్లో నాకు ఏమి కూడా సపోర్ట్ చేయలే మూడోసారి కూడా గోషామేల ప్రజలు నాకు గెలిపిస్తున్నారు రాజీనామా ఇచ్చే అసలు అది ఆ ఛాన్స్ కూడా రాదు నేను ఈయన కూడా ఏం చేస్తారో చేసుకోండి గతంలో కూడా చెప్పినా ఇప్పుడు కూడా చెప్తున్నా మీరు ఒక్కసారి ఎంక్వైరీ చేసుకోండి నేను ప్రతి ఒక్క మెసేజ్ మీరు చూసుకోవాలి నేను ప్రతి ఒక్క మెసేజ్ తప్పు ఉంది అని కార్యకర్తలతో చర్చ చేసుకోండి నేను ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్క మెసేజ్ కార్యకర్తలకి ఫేవర్గా ఉంటుంది నా మెసేజ్ వాళ్ళు చేస్తున్న తప్పులు ఓకే బీజేపీలో ఉన్న కొంతమంది భయపడి మాట్లాడరు వాళ్ళకి పదవి భయం ఉంటుంది పోస్ట్ భయం ఉంటుంది ఏదో ఒక ప్రాబ్లం వాళ్ళకి ఉంటుంది అందుకోసం వాళ్ళు మాట్లాడతలేదు కానీ నాకేం ఆశ లేదు గతంలో కూడా లేకుండే ఇవాళ కూడా లేదు ఎప్పుడెప్పుడు బీజేపీ వాళ్ళు ఇవాళ ఓపెన్ చెప్తున్నా ఎప్పుడెప్పుడు మీరు తప్పు చేస్తే అప్పుడప్పుడు बीजेपी तेलंगाना के सदर रामचंद्र राव ने संगीन इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि दस्तूर कांग्रेस के लीडरों के हाथ में महफूज नहीं था और अब वो वज़ीर आज़म मोदी और अमित शाह पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें कांग्रेस लीडरों की जहनी हालत पर शुबा है और उन्हें इलाज की ज़रूरत है। Mr. Mallikarjun Kharge, either because of his aging or because of his non-remembrance or not understanding the present politics, his statements are very objectionable and very funny also. Two people are not for safe for Indian constitution. That is what his statement is, PM Narendra Modi, Amit Shah. Actually, the constitution was not safe in Congress hand. He must have forgotten. He doesn't remember. Maybe Alzheimer's may be affecting him. So therefore, let him first take medical treatment and then speak all this nonsense. जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जान का नजराना पेश करने वालों की याद में कौमी दिन के मौके पर रियासती वज़ीर जंगलात कोंडा सुरेखा, पुलिस अहदेदारान और दीगर हुकाम ने नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क में एक प्रोग्राम में शिरकत की और अपनी ज़िंदगी का नजराना देने वालों को इस मौके पर खिराज पेश किया। चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना रामकृष्ण राव और दीगर हुकाम ने भी इस तकरीब में शिरकत की और खिताब किया। మరి 1984 నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా మన రాష్ట్రంలో 22 మంది అటవీ అధికారులు మరి ఏ విధంగా చనిపోయారో ఇప్పుడే మనకు చదివి వినిపించడం కూడా జరిగింది। మరి విలువైన అటవీ సంపదను కాపాడే క్రమంలో ఈ రాష్ట్రంలోని అటవీ భూములను రక్షించడంలో అటవీ సిబ్బంది విశేష కృషి చేస్తున్నారని మరి తెలియజెప్పడానికి మరి ఎవరైతే ప్రాణాలు అర్పించారో వాళ్ళే ఒక ఉదాహరణ। మళ్ళీ వాళ్ళకు ఒక అటవీ సంపదను రక్షించడమే కాదు వాళ్ళకి లోపలికి వెళ్ళాక ఎన్నో ఛాలెంజెస్ కూడా ఉంటాయి। మరి ఇప్పుడు అదే చెప్పినట్టుగా వైల్డ్ లైఫ్ ఛాలెంజెస్ కానీ అదేవిధంగా మరి బార్డర్ మనకి ఏదైతే ఫారెస్ట్ బార్డర్ ఉందో మనం బార్డర్ని కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత కూడా వాళ్ళ మీద ఉంటుంది। మరి పోడు భూముల విషయంలో కూడా ఇబ్బందులు ఎదురవుతూ ఉంటాయి। ఇవి ఎదురైనప్పుడు వీళ్ళు వెళ్ళి దాన్ని అడ్డగించినప్పుడు వాళ్ళంతా కూడా ఒక గ్రూప్గా ఏర్పడి మరి వీళ్ళ మీద దాడులు చేయడం కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి। జరిగినప్పుడు లోకల్గా ఉన్నటువంటి కొన్ని పొలిటికల్ ఫోర్సెస్ కూడా వాళ్ళ వెనకాల ఉండి వాళ్ళతోటి అటువంటి పనులు చేపిస్తూ ఉంటారు। దానివల్ల కూడా ఈ వీళ్ళకి రక్షణ లేకుండా పోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది। ముఖ్యంగా పోలీస్ వాళ్ళు చేసే డ్యూటీ ఒకటైతే అటవీ సిబ్బంది చేసే డ్యూటీ ఇంకొక రకమైంది। పోలీస్ వాళ్ళు మామూలుగా ప్రజల మధ్యలో వాళ్ళు డ్యూటీ చేస్తూ ఉంటారు, వాళ్ళకి సెక్యూరిటీ ఉంటుంది, వాళ్ళ దగ్గర వెపన్స్ ఉంటాయి, అందుబాటులో పోలీస్ స్టేషన్ అటువంటి ప్రాంతాల్లో పనిచేస్తున్నప్పుడు కావచ్చు, లేకపోతే కలప టేక్ దీని యొక్క స్మగ్లింగ్ నివారణలో కావచ్చు, అటవీ పరిరక్షణలో భాగంగా వారి విధి నిర్వహణ చేస్తూ మరి ఇంతకుముందు మేడం పిసిసిఎఫ్ గారు చెప్పినట్టు ఎంతో క్లిష్టమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఎందుకోసం అని చెప్పంటే జియోగ్రఫికల్లీ మరి అటవీ ప్రాంతాలని చెప్పంటే తెలుసు, అటు
ఎటువంటి కమ్యూనికేషన్ కూడా దూరంగా ఉంటుంది, రోడ్స్ సరిగా ఉండకపోవచ్చు, అటు వైల్డ్ లైఫ్ ఉంటుంది, మరి సరైనటువంటి రోడ్స్ ఉండవు. అటువంటి ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి సంపదను కొలగొట్టడానికి మరి చాలా మంది ప్రయత్నం చేస్తుంటారు. వీటన్నిటిని కూడా ఎంతో ధైర్యంగా ఎదుర్కొంటూ మరి వారి ప్రాణాలని పణంగా పెట్టి ఈరోజు మరి మొత్తం సమాజానికే వారు ఆదర్శంగా నిలిచారు. మరి అటువంటి వారిని స్మరించుకుంటూ మన యొక్క విధి నిర్వహణలో మనం చేస్తున్నటువంటి పని మన డిపార్ట్మెంట్కి మాత్రమే కాదు, ప్రభుత్వానికి మాత్రమే కాదు, ప్రజలందరికీ కూడా ఇది ఒక సేవ. ప్రజలందరికీ కూడా అడవుల యొక్క एनआईए हुकाम ने चारशंबे को मुकामी पुलिस के तावन से बोधन टाउन में बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम चलाई। इस दौरान पटियाला पुलिस की मदद से बोधन में एक शख्स की गिरफ्तारी अमल में लाई गई, जिसकी शनाख्त हुज़ैफ़ अमन के नाम से की गई है। इसके बारे में शुबा है कि उसके ताल्लुकात ISIS से हैं। इस दौरान गिरफ्तार 23 साला नौजवान की मां ने रोते हुए मीडिया से बातचीत की और कहा कि उनका बेटा मुकम्मल तौर पर बेकसूर है। हुज़ैफ़ अमन है, अच्छा बच्चा है, बचपन से देखती मैं बुढ़ी होगी, बच्चा अच्छा है, उसको कोई कुछ भी नहीं होना, ला के घर पे छोड़ दो हमारे बच्चे को। हमारे को सब लोगों से अच्छा रहता था बच्चा, सबसे अच्छा रहता बच्चा, स्कूल जाता, घर को आता, बच्चा कहीं नहीं जाता। बच्चा कोई गलती नहीं करा, हमारा खाली शक तो लेके बता दिए हमारे बच्चे को छोड़ दो, वो तो गलती नहीं करा, खाली शक तो लेके गए। मेरा भाई कुछ भी नहीं करा, मासूम है, उसका कुछ इन्वॉल्व नहीं है। उन्हें जो भी उन्हें बोल रहे कि दानिश है, झारखंड का है, उससे एक ओमेगा बोल के वेबसाइट है, स्ट्रेंज वीडियो कॉल ऐप, जिसपे उन्हें नॉर्मली उससे कांटेक्ट हुआ, नॉर्मली उनकी वीडियो कॉल कन्वर्सेशन है, एज ए फ्रेंड, मेल फ्रेंड बातचीत हुई। उसके बाद उन्होंने कांटेक्ट शेयर करे, बस वो शक में उन्होंने उसको पकड़े। जो भी उन्हें रेफर बोल रहे, जो भी उन्होंने केस है बोल रहे, जो भी उनको ढूंढना था सब ढूंढे, कुछ भी नहीं मिला। एज ए प्रूफ घर में जो चेकिंग थी, चेकिंग भी कर लिए, हम भी उनके साथ अच्छे से कोऑपरेट करे, उन्होंने भी हमारे साथ अच्छे से कोऑपरेट करे, और शकी निगाह में उन्होंने ले लिया। मगर जो भी बोल रहे कि उससे लिंक है, उसके साथ लिंक है, ये बनाने की बात हुई, टेररिस्ट की बात, ये बोल रही, कुछ भी नहीं है, सब झूठे, बस शक की निगाह में है वो भी। और वो भी शक इसलिए कर रही कि उससे बात क्यों करे, बस इतना, इससे कुछ भी इन्वॉल्व नहीं है। जो भी डॉक्यूमेंट होना था, जो भी उनके डॉक्यूमेंट होना था, सब हमला दे दिए, दूसरा कुछ भी नहीं। कमिश्नर फूड सेफ्टी की टीमों ने सरकारी इकामती स्कूलों, हॉस्टल्स और दोपहर के खाने के अलावा प्राइवेट रेस्टोरेंट्स और सुपरमार्केट्स का जायजा लिया। इन टीमों ने हिफ्ज़ान सेहत और अशिया की ज़ख़ीरा अंदोज़ी से मुताल्लिक़ कई खिलाफ वर्जियों का पता चला है। जांच करने वाली टीमों के मुताबिक बाज़ इदारों के पास फूड लाइसेंस भी नहीं था और वो ग़िज़ा में मसनूई रंग इस्तेमाल कर रहे थे। मुद्दत कारआमद की तकमील वाले अशिया और कीड़ों से मुतासरा दालों को फौरी तौर पर ज़ाय किया गया। मूंग दाल, काले चने और इमली के नमूने तज्ज़िये के लिए लेबॉरेटरी रवाना कर दिए गए ताकि उनकी जाँच हो सके। कमिश्नर फूड सेफ्टी ने कहा कि बेशतर रिहायशी स्कूलों, हॉस्टल्स और मिड डे मील प्रोग्राम में सफाई के हवाले से रहनुमाई फराहम की गई, जबकि कांगी इदारों जैसे सुपरमार्केट, KFC, होटलों और मिठाई की दुकानों का मुआयना किया गया। चंद इदारों के पास फूड लाइसेंस तक मौजूद नहीं था। निज़ामाबाद का ख़दीम यूनानी सरकारी अस्पताल जो अहद निज़ाम में तामीर हुआ, आज बदतरीन लापरवाही का शिकार है। 5 बिस्तरों पर मुश्तमिल इस अस्पताल में डॉक्टरों अमले की अदम मौजूदगी की वजह से मरीज़ इलाज मुआलजा और बुनियादी सहूलतों से महरूम है। साल 2018 में हुकूमत ने सराजी पर मिनी हज हाउस की तामीर का फैसला किया, लेकिन रोजनामा सियासत की खबर के बाद इस मनसूबे को रोका गया और आयुष डिपार्टमेंट ने 70 लाख रुपये की लागत से जदीद इमारत तामीर की, लेकिन ना डॉक्टर्स हैं और न ही मरीज़ों की देखभाल के लिए अमला है। डॉक्टर्स की गैर हाजिरी से मरीज़ों को मुश्किलात हैं। माजी में यहाँ रोज़ाना 300 से ज़्यादा मरीज़ इलाज के लिए आते थे, लेकिन आज बंद इंतज़ामी और डॉक्टरों की गफलत की वजह से दवाखाना बराए नाम रह गया। शहरियों ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत की जानिब से फ़राहम करदा मेयारी अद्वियात की तकसीम में भी बेकायदगी है और शिकायत दर्ज करने के लिए कोई ज़िम्मेदार तक मौजूद नहीं है। मुकामी अवाम ने मुतालबा किया कि गैर हाजिर डॉक्टर्स और अमले के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए और मरीज़ों को फौरी तौर पर तमाम तर तिब्बी सहूलतें पहुँचाई जाएँ। एक 6 साला मासूम बच्ची पुराने शहर हैदराबाद के इलाके उत्पुरा में खुले मेन होल में गिर गई। माँ ने फौरी मुस्तैदी का मुजाहरा किया और इसे महफूज तौर पर बाहर निकाल लिया गया, वरना बच्ची की जान को खतरा लाहक था। सरपरस्तों ने बल्दी हुकाम की लापरवाही पर शदीद तनकीदें की और इस तरह के वाक़यात को रोकने के लिए जामे इक़दामात का मुतालबा किया। इस दौरान इत्तला है कि इस खुले मेन होल पर ढक्कन को ढाँप दिया गया है ताकि मुस्तक़बिल में कोई नाखुशगवार वाक़या पेश न आए। तेलंगाना में जारी मूसलाधार बारिश की वजह से मेदक दोबारा पानी में डूब गया। सिर्फ 2 घंटों में 7 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई, जिसके बाद नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। मेदक हैदराबाद नेशनल हाईवे पर सैलाबी पानी बहुत ज़्यादा जमा हो गया, जिससे लोगों को आमदोरफ्त में सख्त मुश्किलात पेश आ रही हैं। इस दौरान दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई।
और बढ़ते हैं चंद अहम कौमी और आलमी खबरों की जानिब। सुप्रीम कोर्ट ने आज मफाद आमा की अर्जी पर फौरी समाअत से इनकार कर दिया, जिसमें 14 सितंबर को होने वाले एशिया कप T20 टूर्नामेंट के हिंद पाक मैच को मनसूख करने का मुतालबा किया गया था। ये मामला जब बेंच के सामने लाया गया तो अदालत ने समाअत से इनकार कर दिया। जस्टिस माहेश्वरी ने साफ तौर पर कहा, इतनी क्या जल्दबाजी है, यह तो एक मैच है, होने दीजिए। जब वकील ने दलील दी कि इतवार को मैच और अगर जुमे को भी समाअत नहीं हुई तो अर्जी बेमानी हो जाएगी, तो जस्टिस माहेश्वरी ने दो टूक जवाब दिया कि मैच होना चाहिए। यह अर्जी 4 कानून के तलबा ने दाखिल की। उन्होंने कहा था कि हाल ही में हुए पहलगाम दहशतगर्द वाक़या और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के साथ मैच खेलना कौमी मफाद के खिलाफ होगा, इससे जवानों और शहरियों की कुर्बानी की तौहीन होगी। अर्जी में कहा गया कि जब हमारे फौजी जवान जान दे रहे हैं और जो मुल्क इसके लिए जिम्मेदार है उसके साथ क्रिकेट खेलना गलत होगा। शहीदों के गुमों के जज्बात को ठेस पहुँचेगी, लेकिन अदालत ने मुदाखलत से साफ तौर पर इनकार किया है। कांग्रेस तर्जुमान पवन खेड़ा ने कहा कि SIR के नाम पर हज़ारों अफराद का नाम वोटर लिस्ट से निकाल दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी वाज़ेह कर दिया है कि आधार को सबूत के तौर पर कबूल किया जाए। उन्होंने मरकज़ की मोदी हुकूमत पर SIR को लेकर सख्त तनकीदें की। आइए देखते हैं उनका। Look, SIR is nothing new. In 2003 it had happened, but it took 2 years. That's the time it takes. Even Mr. Chandrababu Naidu objected to the limited gap between election and SIR in Bihar. That's what we had been objecting to, and the process adopted in SIR in Bihar, where the Honorable Supreme Court had to intervene to make Aadhaar also acceptable as a document of ID. You've declared thousands of people dead and they're alive. You've declared several thousands migrants, but they are not migrants, they are there. So all these anomalies in the SIR in Bihar need to be fixed. वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने आज मॉरिशस के अपने हममनसब नवीद चंद्रराम गुलाम के साथ दो तरफ़ा बातचीत की। इससे कबल कई मुकामात पर अवामी नुमाइंदों, BJP के सीनियर लीडरों और कारकुनों की बड़ी तादाद ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। दो तरफ़ा बातचीत के बाद वज़ीर-ए-आज़म मोदी मॉरिशस के अपने हममनसब नवीद चंद्रराम गुलाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब किया और दोनों ममालिक के दरमियान मुआहदात पर भी दस्तखत भी है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने आज RSS सरबराह डॉक्टर मोहन भागवत को उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद दी। मोदी ने मुल्क और समाज के तईं भागवत की खिदमात का हवाला दिया और उनकी अच्छी सेहत के लिए दुआ की। मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि RSS सरबराह माँ भारती की खिदमत के लिए हमेशा तैयार रहे हैं। मैंने उनकी मुतासिर कुन शख्सियत के बारे में अपने जज्बात का इजहार किया। मैं उनकी लंबी और सेहतमंद ज़िंदगी की ख्वाहिश करता हूँ। कतर के वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल सानी ने कहा कि इसराइली हमले ने यरगमालियों की रिहाई की तमाम उम्मीदों को तोड़ दिया है। एक इंटरव्यू में कतर के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर नेतन्याहू को इंसाफ के कटहरे में खड़ा करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि इसराइली हमले ने यरगमालियों की रिहाई की उम्मीदें ख़त्म कर दी। हमास पर इसराइली हमले से यरगमालियों का मुस्तक़बिल तारीक हो गया। वाज़ेह है कि 9 सितंबर को इसराइल ने कतर के दारुल-हुकूमत दोहा पर बदतरीन फ़िज़ाई हमला किया और मकबूजा फ़लस्तीन की मुज़ाहिमती तंजीम हमास की मरकज़ी क़यादत को निशाना बनाने की कोशिशें की। हमास ने अपने बयान में इसराइली हमले में 6 अफराद की शहादत का ऐलान किया। हमास का कहना है कि हमले में मरकज़ी क़यादत महफूज रही, ताहम खलील हनिया के बेटे समेत 6 अफराद शहीद हुए हैं। और इस दौरान इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने अपनी ज़िद और हटधर्मी पर कायम रहते हुए कतर को धमकी दी कि वो हमास की क़यादत को अपने मुल्क से बाहर निकाल दें। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि दूसरी सूरत में हम ख़तर में हमलों का सिलसिला जारी रखेंगे। On that day, Islamist terrorists committed the worst savagery against the Jewish people since the Holocaust. What did America do in the wake of September 11th? It promised to hunt down the terrorists who committed this heinous crime wherever they may be. And it also passed a resolution in the Security Council of the UN 2 weeks later that said governments cannot give harbor to terrorists. Well, yesterday we acted along those lines. We went after the terrorist masterminds who committed the October 7th massacre. And we did so in Qatar, which gives safe haven. It harbors terrorists. It finances Hamas. It gives its terrorist chieftains sumptuous villas. It gives them everything. And I say to Qatar and all nations who harbor terrorists, you either expel them or you bring them to justice. Because if you don't, और आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नजर। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह से की मुलाकात। हैदराबाद में मुसानद तरक्याती प्रोजेक्ट के तहत गांधी सरोवर के लिए दिफाई अराजी अलाट करने की अपील। करीमनगर में वाक़ सिंगल विंडो ऑफिस के रूबरू यूरिया के लिए कतार में खड़ा किसान अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। अस्पताल मुंतकिल करने के बाद इलाज जारी। यूरिया के लिए परेशान है किसान।
तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन चीफ मिनिस्टर के दबाव में कर रहा है काम। नौजवानों को नौकरियां देने के बजाय करप्शन को बढ़ावा। बीआरएस लीडर आरएस प्रवीण कुमार ने लगाए इल्जामात। गोशामेल के एमएलए राजा सिंह ने एक बार फिर सियासी मंजरनामे में पैदा की हलचल। कहा एमएलए की पोजीशन से इस्तीफा देने का इरादा नहीं, जो करना चाहते हो करो। हिंद पाक मैच रोकने की अर्जी पर समाज से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। कहा यह तो एक मैच है, होने दीजिए। और इसराइली हमले ने यरगमालियों की रिहाई की तमाम उम्मीदों को ख़त्म कर दिया। कतरी वज़ीर आज़म का दो टोक मौक़िफ़। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।